अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आई होप कि मेरी आवाज़ अब आपको आ रही है। मैं खुद ही साइलेंट किया होता है, टाइम होते ही हम जो है इसको ऑन कर लेते हैं और थोड़ी देर पहले ऑनलाइन आ चुके होते हैं, इसलिए स्लाइड आपको पहले नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मेरी आवाज़ आप सब बच्चों को आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स को? ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो अब हम बात शुरू करते हैं। आज हम इंटरप्राइज मैनेजमेंट के हवाले से चैप्टर नंबर 1 हम शुरू कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है जॉब प्रोडक्शन मेथड्स। देखिए, जॉब प्रोडक्शन मेथड्स में हम सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसमें सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया वो था मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजमेंट थ्योरीज का। इसके बाद हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ गए थे, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने फिर आपको लास्ट लेक्चर में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मेथड से वाबस्ता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन पे भी बात की थी काफ़ी तफसील के साथ आप दोस्तों से। तो अभी तक जो है हम इसको लेकर जा रहे हैं। यहाँ से शुरू किया हुआ हमने। मोहम्मद उसामा बिन इमरान कह रहे हैं कि अजान हो रही है। मेरे भी एरिया में अजान शुरू हो चुकी है, तो हम अजान के बाद शुरू करते हैं इसको। ठीक है जी। लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक आफ्टर द अजान आई विल स्टार्ट। ठीक है जी, बल्कि आपको आवाज़ इधर से भी आनी शुरू हो गई होगी। तो हम फिर कोई 5-7 मिनट के ब्रेक के बाद शुरू करते हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो देखिए, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में हम शुरू कर चुके हैं इस वक्त जॉब प्रोडक्शन मेथड्स, और जो इससे पहले हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, और इस वक्त हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे फिर इंशाल्लाह हम रिसोर्स बेस्ड कॉम्पिटेंसी एंड रिसोर्स प्लानिंग के पे बात करेंगे। इस वक्त जो हमारी इसकी स्प्लिटेशन है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरप्राइज मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक ये किया था, जहां पॉइंट इस वक्त कर रहा हूँ अपने कर्सर को, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्राइज मैनेजमेंट। दूसरा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। तीसरा लेक्चर जो किया था वो किया था हमने प्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ क्वालिटी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि प्रोडक्शन का मतलब ये है कि किसी मटेरियल पर ऐसा वर्कआउट किया जाए, ऐसा काम किया जाए जिसके नतीजे में उसकी वैल्यू में इजाफा हो। और आसान अल्फाज में ये है कि कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू एन आउटपुट, कि रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम इसे प्रोडक्शन कहते हैं। जहां तक जॉब प्रोडक्शन मेथड्स का ताल्लुक है, तो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। these various methods are not related to, आप ये कह सकते हैं कि यू कैन से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक है, या वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, या मेथड्स कैन बी यूज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन है। हम इन मेथड्स को 3 क्लासिफिकेशन में ब्रेक करते हैं। सबसे पहली बात यह है, एक है जॉब प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है बैच प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा है फ्लो प्रोडक्शन मेथड। अब इनका इस बात से ताल्लुक नहीं कि वॉल्यूम क्या है या बाकी सिचुएशंस क्या है, इसके अपने अपने जो है वो लिमिटेशंस हैं, ज़रूरत है जिसके मुताबिक ये मेथड्स हैं, ये बनाए गए हैं। सबसे पहला तरीका जो है, इसको हम जॉब प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, फिर बैच और फिर फ्लो है। देखिए, जॉब प्रोडक्शन मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम 1-to-1 जॉब टास्क टेक ओवर करते हैं, यानी द कंप्लीट टास्क इज परफॉर्म बाय ए सिंगल वर्कर आर टीम। एक टास्क जो है सो मुकम्मल करती है एक टीम या एक ही पर्सन। माइलस्टोन्स, डेट्स एंड स्टेजेस ऑफ द जॉब आर क्लियरली डिफाइंड। जब हम ऐसा कोई टास्क लेते हैं तो इसके अंदर माइलस्टोन, डेट्स और स्टेजेस वगैरह जो हैं वो हम ज़रूर तय करते हैं। जैसे कि अगर आप कह लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवानी है आपने, तो एक टीम उसको टेक ओवर करती है और वो ये तय करती है कि हम इतनी डेट तक ये वाले फीचर्स दे देंगे, इस डेट तक ये वाले फीचर्स दे देंगे, इस डेट के बाद हम ये वाले फीचर्स दे देंगे। तो फीचर्स को डेट वाइज जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब जहां तक ताल्लुक है कि अगर आप कहें कि टास्क को परफॉर्म जो करना है वो सिंगल वर्कर करता है या टीम करती है, लेकिन ये टास्क जो है ये इस तरह से होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है आपको, और वो जॉब आपने मुकम्मल करनी है। फिलहाल इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे हम टेलर के पास जाते हैं किसी सूट को स्टिच कराने के लिए, या हम कोई स्पेसिफिक किस्म की कार डिज़ाइन करवाते हैं किसी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप से, या किसी ख़ास कंपनी से जो ऑर्डर पे गाड़ी तैयार करती है। तो इस तरह के मेथड को हम जॉब मेथड का नाम देते हैं। इसमें 1-to-1 जॉब आपके साथ डील होती है, यानी एक जॉब आप देंगे। अच्छा, इसी तरह इसकी मिसाल जो है वो एक सॉफ्टवेयर हो सकती है कि एक सॉफ्टवेयर आप कहते हैं तो वो बनाया जा सकता है। इसी तरह एक खास डिजाइन का घर आप अपने लिए बनवा रहे हैं, तो आर्किटेक्ट से आपने उसका मैप बनवाया होगा, उस मैप को किसी अथॉरिटी से अप्रूव कराया होगा, तो उस स्पेसिफिक टाइप का जो मैप है वो आप बनाते हैं। तो ये और उसी से फिर घर बनता है, तो ये भी जॉब मेथड है। 1-to-1 बिल्डिंग, 1-to-1 होम, 1-to-1 सॉफ्टवेयर,
या कोई एक गाड़ी डिजाइन की जाती है तो हम इसको जॉब मेथड कहते हैं। इसमें एक जॉब से दूसरी जॉब में काम का इंटायरली डिफरेंट होना भी मुमकिन है और स्लाइट डिफरेंट होना भी मुमकिन है। जैसे टेलर जो है वो आमतौर पे कपड़े सी रहा होता है, तो अगर शर्ट सी रहा है तो कॉलर होगा, कफ होंगे, उसके जो है वो शोल्डर्स होंगे, ठीक है, पॉकेट लगी होगी। लेकिन जॉब टू जॉब वो हर जॉब के अंदर उसका जो कस्टमर का जो कह लीजिए कि जो स्पेसिफिक साइज होगा उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर करेगा, उसकी हाइट के मुताबिक, तो वेरी होता जाएगा। लेकिन वो हर शर्ट को अलग अलग स्टिच करेगा, हर शर्ट को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूछ के कस्टमर की बनाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन मेथड को हम जॉब मेथड का नाम देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द जॉब मेथड। अब जहां तक सवाल है हमारा जॉब मेथड से, तो हमजा मैंने एग्जांपल्स दी आपको दो तीन। अच्छा, अब जहां तक सवाल है इसके और एग्जांपल्स कुछ ऐड कर दी जाए, तो आप देखते हैं कि एक तो बाज कंपनीज या बाज स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हम गाड़ी डिज़ाइन करवाते हैं। किसी ज़माने में फरारी के बारे में कहा जाता था कि बेसिक डिज़ाइन सेम रहता है और बाकी चीज़ें जो है वो आप ऑर्डर देते हैं और उसके अंदर लेदर चूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो वो हर गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कस्टमर की चॉइस पे बनाते हैं। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो वॉर वेपन्स में होती है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एरोनॉटिक्स के इंजीनियर्स हैं, वो स्पेसिफिक किस्म का कोई एक आध फाइटर बनाते हैं, किसी खास वॉर में किसी स्पेसिफिक ज़रूरत के लिए ऐसा किया जाता। तो ये इस तरह की भी एग्जांपल्स हैं। ज़्यादा एग्जांपल्स फिर और क्या दी जा सकती हैं, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, के आप एक एडवर्टाइज़र हैं और आपसे कहा जाता है कि जनाब ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स बढ़ानी है या इसको आपने जो है लॉन्च करना है मार्केट में, तो इसके लिए कोई कैंपेन लॉन्च कर दें। तो वो कैंपेन स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट की होगी, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगी एज इट इज़। तो ये भी जॉब मेथड है। इसी तरह ऑडिटिंग असाइनमेंट आपको मिलती है, कोई लार्ज पब्लिक कंपनी है और वो आपको कहती है जी हमारा ऑडिट कर दें। तो हर कंपनी का अपना सिस्टम थोड़ा बहुत होगा, अपना एक निज़ाम होगा, चीज़ों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होंगे लेकिन इंटरनल प्रोसीजर्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह बिल्डिंग ए न्यू फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री लगाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं वो पिछले दिनों फ्यू फ्यू ईयर्स बैक जो है वो हायर की एक फैक्ट्री लगा रहे थे एयर कंडीशनर की। और अब पिछले साल बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं सैमसंग की एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा हूँ, सैमसंग एयर कंडीशनर की। अब वो हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कोई फिजिबिलिटी और उसका सारा बना के दे रहे हैं। तो ये भी जॉब टू जॉब मेथड है। इसी तरह इंस्टॉलिंग मशीनरी इन ए फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल करना, तो हर जगह डिफरेंट पावर सप्लाई सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। अच्छा, मशीनों की अरेंजमेंट डिफरेंस हो सकती है, दो जर्मन है, दो चाइनीज है, दो जापानीज है। कभी आप फर्नीचर की फैक्ट्री में जाएं तो वहां पर हर एक की एक अपनी अलग-अलग सिस्टम बनाया हुआ हर बंदे ने। मैचिंग ए बैच ऑफ अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं ड्राइंग सप्लायर बाय कस्टमर, तो कोई ऑटो कैड डिजाइन हो सकता है। इसी तरह जो है बिल्डिंग द गोल्डन गेट ऑफ अ ब्रिज, किसी ब्रिज को पर्टिकुलरली डिजाइन किया जा रहा है पर्टिकुलरली, तो ये सारी जॉब्स हो सकती हैं। अच्छा, अब ये हो गया आपका जॉब मेथड्स की एग्जांपल। अब जॉब मेथड में जो है पर्टिकुलरली फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द फीचर्स वी कैन से। नहीं, हाफिज साहब आप एग्जांपल लें किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की, ठीक है। टेक्सटाइल में तो एक दफ़ा एक डाई का डिज़ाइन बन गया तो फिर उसके ऊपर तो मास प्रोडक्शन शुरू हो जानी है, तो आप फैक्ट्री ही गलत जा रहे हैं। टेक्सटाइल तो है ही मास प्रोडक्शन, जहाँ स्पीड पे यानी फ्लो प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। आप सिंगल जॉब पे आए ना, जैसे टेलर शॉप हो गई, सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, इस पे आए तो उसकी तरफ जाए आप, ठीक है। अच्छा, कोई पर्टिकुलरली ड्राइंग हो गई, कोई ऑटो कैड डिजाइन हो गया, तो ये चीजों पे आए। अच्छा, अब आ जाए फीचर ऑफ द जॉब, जॉब मेथड ऑफ द, इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए, अगर पर्टिकुलरली आप वन टू वन देख रहे हैं तो इस सेंस में अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि
Job production involve firms producing item that meet to the specific requirement of the customer. जो customer कहता है specific उसकी requirement के मुताबिक आप डिजाइन करते हैं, यानी जो customer बोलेगा हमें वो चीज डिजाइन करके देनी है उसको। दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है, often these are one of unique items such as those made by an architect or वेडिंग ड्रेस मेकर्स। तो ये जो है ये यूनिक होता है, हर एक के लिए स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे आप शर्ट्स लाएंगे तो स्पेसिफिक आपके साइज की होगी, स्पेसिफिक आपकी नीड के मुताबिक होगी। तो वो भी वेडिंग डिजाइन हो सकता है या कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन हो सकता है जो कि सिर्फ उस लैंड के लिए बना है, जो आपका पर्टिकुलर लैंड है। वो पता नहीं अब वो स्क्वायर शक्ल का है, रेक्टेंगुलर शक्ल का है, उस हिसाब से वो डिजाइन हुआ हुआ है। तो ये स्पेसिफिक होता है इंडिविजुअल क्लाइंट की नीड के मुताबिक। तीसरी चीज ये है कि विद जॉब प्रोडक्शन ए सिंगल वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर हैंडल द कंप्लीट टास्क। जो जॉब मेथड होता है इसके अंदर एक जॉब को या तो एक शख्स हैंडल करता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है इस मसले को हल करते हैं। और आम तौर पे देखने में आया है कि इसमें स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं भी होती, जनरली कोई हाई टेक प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती। अच्छा, तो ये चीजें हो सकती हैं, इसके फीचर हैं। तो 3 फीचर मैंने एक्सप्रेस किए, क्या किए? पहली बात ये कि जॉब मेथड में जो भी चीज बनाई जाएगी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। दूसरी बात ये कि ये स्पेसिफिक टू दैट कस्टमर होगी, दूसरे कस्टमर के लिए हो सकता है इंटायरली यूजलेस हो, क्योंकि डिजाइन इसके अंदर जो काम किया गया वो सब उस वर्कर उस कस्टमर के लिए जिसने ऑर्डर दिया था। और तीसरी चीज ये है कि जॉब प्रोडक्शन मेथड जो है उसके अंदर प्रोडक्शन या तो एक ही इंसान करता है, बिगिनिंग टू द एंड, ए टू सी एक ही बंदा करता है, या ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, तो शुरू से लेके एंड तक वही ग्रोथ को मुकम्मल करता है। अच्छा, तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, अब जहां तक सवाल है आपका, हाँ हाफिज साहब, ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इस इंडस्ट्री से बाहर आ जाओ, क्यों अपने कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करना चाहते हो? मैं आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 उनमें से किसी में चले जाओ। जैसे मैंने आपको टेलर्स की शॉप की एग्जांपल दी, मैंने आर्किटेक्चरल डिजाइन की मिसाल दी, मैंने घर के बनाने की मिसाल दी, मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी, सॉफ्टवेयर की मिसाल दी। खुदा के बंदे टेक्सटाइल से बाहर आ जाओ, क्या हो गया आपको? वो बाद में उसको भी कर लेंगे, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई आप उस इंडस्ट्री से बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा, तो अब जो है हम ये बात कर रहे थे कि वन ऑफ तो यूनिक है उस बंदे के लिए, स्पेसिफिक है उस बंदे के लिए, कि ये उसी बंदे के लिए बनाया गया है और उसको दूसरे बंदे को सुटेबल नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, अब जहां तक सवाल है आपका कि टाइप्स ऑफ मेथड्स या टाइप्स ऑफ जॉब मेथड ऑफ प्रोडक्शन में इसमें कौन कौन से टाइप्स इस्तेमाल हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं, एक तो है लो टेक्नोलॉजी, कि इसके अंदर लो टेक्नोलॉजी है। विद लो टेक्नोलॉजी जॉब प्रोडक्शन इज सिंपल एंड रिलेटिवली इजी टू गेट होल्ड ऑफ द स्किल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। गुड एग्जांपल जॉब इंक्लूड जैसे कि हेयर ड्रेसर शॉप है, उसके अलावा जो है टेलरिंग शॉप है, उसके अलावा पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग का है, और प्लम्बिंग एंड हीटिंग रिपेयर इन अ होम। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर टाइप्स, एक टाइप्स हो सकती है, इसको लो टेक कह सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बड़ी कम टेक्नोलॉजी में काम चल जाता है। तो कम टेक्नोलॉजी जॉब मेथड के अंदर हेयर ड्रेसर, टेलर, पेंटिंग, डेकोरेटर, प्लम्बिंग ये आ सकती है। दूसरी हाई टेक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी और बड़ी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, दीज जॉब्स need to be very well project managed and require highly qualified skill workers. फॉर एग्जाम्पल हाई टेक की जो एग्जाम्पल हो सकती है वो है फिल्म प्रोडक्शन, वो है लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोई डैम वगैरह, और इंस्टॉलिंग ए न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि कोई ट्रेन सिस्टम बनाना है, कोई पर्टिकुलरली आपने ट्राम सिस्टम बनाना है, या आपने जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बनाना है। तो ये पर्टिकुलरली हाई टेक है।
अच्छा, तो अब इसके अंदर हमने क्या कहा शाबाश, मैंने दो टाइप्स बना दी, किसकी, जॉब मेथड की दो टाइप्स बना दी। एक टाइप मैंने बना दी लो टेक, जिसके अंदर हेयर ड्रेसर बनाया, उसके अलावा टेलर है, उसके अलावा पेंटिंग एंड डेकोरेटर्स हैं, प्लम्बिंग एंड हीटिंग रिपेयर्स हैं। और हाई टेक में मैंने जो है फिल्म प्रोडक्शन लिया, उसके अलावा लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिया, और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कोई रेलवे सिस्टम वगैरह ले लिया। तो ये मैंने हाई टेक में ले लिया। अब हाई टेक में जाहिर है टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोगों का काम है यहाँ पे, तो ये ले लेते हैं। अच्छा, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ तक बात जो है वो हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बात हो जाती है, ठीक है हाफिज साहब मुझे समझ आ गई आपकी बात की। अच्छा, अब जो है मसला आ जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, जॉब मेथड के जो एडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर एक ही जॉब एक वक्त में होती है, चाहे वो डैम बन रहा है, चाहे वो शर्ट बन रही है, चाहे वो एक ट्रेन सिस्टम बन रहा है, चाहे वो किसी के हेयर कटिंग हो रही है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट यूजुअली हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, चूंकि कस्टमर ने एक एक स्टेज पे चीज को चेक करना है। प्रोड्यूसर की मीट करता है इंडिविजुअल कस्टमर नीड, वो फोकस करता है अपने वन टू वन कस्टमर, एक कस्टमर से एक काम लिया उसे मुतमईन किया, फिर दूसरे कस्टमर से दूसरा काम लिया उसे मुतमईन किया, और फिर इसके अंदर ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो कि ज्यादा से ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर को। लेकिन मसला ये है कि ये जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट जो है वो हमेशा क्या होती है, हायर होती है। उसकी वजह आमतौर पे ये होता है कि जब कोई चीज ज्यादा बनती है तो सस्ती पड़ती है, लेकिन जब एक ही जॉब परफॉर्म करनी है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। यानी एक ही चीज बनाने के लिए डाइयाँ भी बनानी पड़ती हैं, टेम्पलेट भी बनाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट भी शायद डिजाइन करना पड़ता है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और सम टाइम ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव हो जाता है कि ज्यादा हैंडी क्राफ्ट शिफ्ट जो है ज्यादा आ जाते हैं। और इसके अंदर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स एंड ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने वर्कर की स्किल्स और ट्रेनिंग के लिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ती है कि हमारा वर्कर जो है इसके अंदर वेल स्किल्ड हो, वेल ट्रेंड हो। तो ये इसके जो है वो ड्रॉबैक हैं। तो ये हो गया आपका जॉब मेथड। अगर जॉब मेथड को मैं एक दफा क्लोजर व्यू दे दूं तो क्लोजर व्यू ये है कि जॉब प्रोडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ही जॉब लेते हैं, उस पर काम करते हैं। मैंने मिसाल दी, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, शर्ट सीना, ट्रेन सिस्टम डिजाइन करना या एक डैम बनाना, तो ये जॉब सिस्टम है। इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक लो टेक होते हैं, एक हाई टेक होते हैं। लो टेक है टेलर शॉप, हेयर ड्रेसर, और हाई टेक है ट्रेन, डैम या इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करना। एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कस्टमर मुतमिन रहता है, हम उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ पैदा करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन हो। डिसएडवांटेज ये है कि एक ही चीज़ बनानी है, उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जनरली लेबर इंटेंसिव होता है, और उसके अलावा ये है कि इसके लिए ट्रेनिंग में काफी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। अब इसके बाद आ जाता है बैच मेथड। बैच मेथड ये होता है कि जिसके अंदर टास्क जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर एक जॉब नहीं बल्कि सेट ऑफ जॉब एट अ टाइम ट्रीट होती हैं। तो कहते हैं ईच ऑपरेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द होल बैच बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो यहाँ पे एक बैच मुकम्मल होने के बाद जब एक बैच पूरे का पूरा एक स्टेज ट्रीट हो जाती है तो फिर वो अगली स्टेज में जाता है। This method of production result into labor efficiency, but entity need to ensure that plant is not idle। तो इसके अंदर जो है आप लेबर एफिशिएंसी तो ज्यादा ले लेते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं, अच्छा मुकम्मल होगी तो मजदूर को किसी दूसरी जॉब पे भेज दें, आप फारिग नहीं होगा। लेकिन ये है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि एक जॉब होल्ड करने के बाद प्लांट नंबर ऑफ आवर्स अगर आइडल रहेगा तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मेथड जॉब मेथड प्रोडक्शन का कि स्पेशलाइज किया जाए, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट हो, हाउएवर देयर इज माइट बी डेंजर ऑफ सिग्निफिकेंट वर्क इन प्रोग्रेस एज कंप्लीटेड बैच वेटिंग फॉर देयर टर्न फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। तो इसके अंदर नुकसान हो सकता है या जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इशू हो सकता है वो हो सकता है कि एक बैच ट्रीट हो रहा हो और दूसरा पूरा बैच वेट कर रहा हो।
कि जब तक पहला बैच मुकम्मल नहीं होता दूसरे बैच को हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो जब तक पहला बैच मुकम्मल नहीं होता हम दूसरे बैच को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये एक मसला है। अब फर्क क्या हुआ जॉब मेथड में? जॉब मेथड में सिर्फ एक जॉब एट ए टाइम आप लेते हैं और उसे मुकम्मल करते हैं, लेकिन बैच मेथड में एक जॉब नहीं, आप सेट ऑफ जॉब्स को इकट्ठा पिक करते हैं, उसे मुकम्मल करते हैं, और एक सेट ऑफ जॉब के मुकम्मल होने के बाद दूसरा सेट ऑफ जॉब जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, अब यहां तक अगर इसकी एग्जांपल दे दी जाए तो बात जरा वाज़िया हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकरी के अंदर आप देखिए कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आई थिंक ये इनको हम डोनट्स कहते हैं, तो डोनट्स बन रहे हैं। तो डोनट्स किस तरह बन रहे हैं कि एक पैच के अंदर उनका जो भी है फ्लोर है या जो भी हो मिक्स हो गए एक साइड में, और वो एक बैच अभी पीछे और अगला बैच जो है वो बेक होके आगे जा रहा है। ठीक है जी, तो आपके सामने मशीन है, तो देख लीजिए कि एक जॉब्स का हिस्सा पीछे स्टेक किया हुआ है, एक जॉब्स का हिस्सा आगे जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम बैच मेथड। बंडल ऑफ जॉब्स कम्स टुगेदर और बंडल ऑफ यूनिट्स कम टुगेदर फॉर ट्रीटमेंट, एंड इफ वन बंडल इज कंप्लीटेड देन नेक्स्ट बंडल अराइज फॉर द सेम जॉब। तो इस तरह से इसके अंदर काम होता है। इसकी और भी एग्जांपल मैंने रखी हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड लोव्स चलते हैं, जैसे कि रोटी पकाने के प्लांट के अंदर एक स्टेज मुकम्मल होती है, ब्राउन ब्रेड्स के अंदर की भी मिसाल है, रोल्स की मिसाल है, उसके बाद जो है क्रूसांट, जैसे बर्गर क्रूसांट या इस तरह की चीज़ें जो बेकरी में बनती हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है कि एक जॉब मुकम्मल होगी और सेट ऑफ जो है एंटिटीज ट्रीट होके जाएगा, तो दूसरा सेट ऑफ एंटिटीज जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। फार्मा में एग्जांपल मैं जरा थोड़ा सा डरता हूँ इस मामले में, चूंकि फार्मा की जो फैक्ट्रीज मैंने देखी हैं उसके अंदर इंजेक्शन तेजी से आ रहे होते हैं और वो फ्लो मेथड में आ रहे होते हैं, सेट में नहीं आ रहे होते। हो सकता है कि ऐसा कोई प्लांट किसी फार्मेसी के पास हो तो शायद, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आगे चलें हाफिज साहब, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल और वाज़ह करता हूँ। तो बहरहाल सिंपल सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल बात है कि 4 6 8 चीजें आई और वो ट्रीट हो गई और फिर हम आगे चल पड़े। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो आई एम सॉरी, मैं जरा ये मोबाइल को बंद कर दूं यार, बार बार इसकी आवाज आ रही है। अच्छा बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ टास्क मुकम्मल किया तो दूसरी ट्रे आ गई, एक ट्रे मुकम्मल करके भेजी और दूसरी ट्रे जो है वो आ गई आपके सामने। इस तरह ये बैच में काम होता है। अच्छा, बैच प्रोडक्शन मेथड जो है इसके अंदर अगर आप देखते हो तो जर्नल एग्जांपल ऑफ बैच प्रैक्टिस इज अ बेकरी। बेकरी के अंदर इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है। अच्छा, कंप्यूटर चिप्स इस तरह से बनते हैं कि एक सेट ऑफ कंप्यूटर चिप्स बन जाता है तो फिर दूसरा सेट ऑफ कंप्यूटर चिप्स जो है वो आ जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह फिर आप ये कहते हैं कि जी यू कैन से दैट कि जब वो एक मुकम्मल हो जाता है तो दूसरा जो है उसके बाद आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो काम चलता है इसमें। अच्छा, अब जहां तक सवाल है इसका कि डाई आर मोल्ड मेकिंग, डाई आर मोल्ड मेकिंग में भी ऐसा होता है कि एक दफ़ा एक सेट ऑफ टीन की चादरें आ जाती हैं। अच्छा, वो मोल्डिंग मशीन जो है उन्हें मोल्ड कर देती है, फिर मोल्डिंग मशीन हम रोक देते हैं कि इतनी आई थी वो होके चली गई। तो डाई एंड मोल्ड में भी ऐसा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल गुड्स में अक्सर ऐसा होता है कि जी अब जो है वो मतलब पहले एक सेट आया एयर कंडीशनर का, उनके अंदर कंप्रेसर फिट हो गए, फिर अगली वो एक स्टेज निकल गई, फिर दूसरी में आया, तो इस तरह करके 3 4 इकट्ठे ट्रीट हो रहे होते हैं। अच्छा, फ्लैट पैक फॉर फर्नीचर जो है इसके अंदर हो जाता है। इसी तरह जेट इंजन प्रोडक्शन भी ऐसे होती है कि 4 6 इंजन इकट्ठे ही चल रहे होते हैं, फिर वो 4 6 मुकम्मल एक स्टेज से होकर चले जाते हैं, फिर दूसरी स्टेज में वो आ जाते हैं। इस तरह से होता है। तो ये इसका जो हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन मेथड।
अब मेरे ख्याल में ये बड़ा सिंपल है और आसान है कि अगर एक जॉब को काम करके दूसरी जॉब पे जाएं तो जॉब मेथड है, लेकिन सेट ऑफ जॉब आ जाए यानी 2 4 5 6 चीजें इकट्ठी आ जाएं, उनको ट्रीट किया जाए, वो आगे चली जाए, फिर 4 6 8 इकट्ठी आ जाए, तो इसको हम कहेंगे ये बैच मेथड है। एक बैच मुकम्मल हो गया, दूसरा बैच चला गया। इसी तरह हमारे यहाँ आपके ICMA-P में होता है, एक बैच ऑफ स्टूडेंट आता है, वो एक सेमेस्टर मुकम्मल कर लेता है तो दूसरा बैच आ जाता है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज में होता है, बच्चे एक साल मुकम्मल कर लेते हैं, वो आगे चले जाते हैं, तो फिर फ्रेश कैंडिडेट्स आ जाते हैं या फ्रेशमैन कॉलेज में आ जाते हैं, वो अगला बैच होता है हमारा। उस बैच को हम नंबर जरूर देते हैं कि हमारा 86th बैच है, 87th है। वो जैसे जैसे आगे चलते हैं तो उनका बैच नंबर अलॉट होता चला जाता है। यूईटी में भी ऐसे ही होता है, पंजाब स्ट्रीम में भी ऐसे ही होता है, कायद आजम यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होता है, और GIK में भी ऐसे ही होता है। अच्छा बच्चों, फीचर ऑफ बैच प्रोडक्शन मेथड, फीचर के ऊपर चलते हैं हम और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले क्या सब बच्चों को बैच मेथड की और जॉब मेथड की क्लियर समझ आ गई है? तो एक दफा जरा यस 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 आ जाए ढेर सारे, फिर आगे चलते हैं। जी हाफिज साहब, क्लियर है? ठीक हो गया बच्चों। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि ये क्लियर है और ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं और फिर इसके अंदर हम मजीद एग्जांपल्स ऐड करते हैं। तो देखिए, जो बैच मेथड है इसके अंदर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात यह कि इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम इंडिविजुअली, बजाय इंडिविजुअली आइटम प्रोड्यूस करने के कॉन्टिन्यूसली हम मूव करते जाते हैं एक बैच से दूसरे बैच पे, ग्रुप वाइज ट्रीट करते हैं उसको। दूसरी बात यह है कि ईच स्टेप इन अ प्रोडक्शन इज अप्लाइड एट द सेम टाइम टू एन एंटायर बैच, एक पूरे बैच पे सेम ट्रीटमेंट होती है। वो मुकम्मल हो गया, दूसरा बैच आ गया। जैसे हमारे पास पास का ऐसा होता है कि एक खास MBA के कोर्स में या BBA के कोर्स में एक बैच आता है, उसका एक सेट ऑफ कोर्स होता है, वो ट्रीट करते हैं। अगले बैच में कोर्सेज थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह एक बैच पे एक ट्रीटमेंट रहता है, एक जैसा हाथ रहता है। The batch does not move on to the next stage, बैच कभी भी अगली स्टेज में नहीं जाएगा जब तक कि पिछला बैच मुकम्मल ना हो जाए। आप नया बैच टेक ओवर नहीं कर सकते, पहले आपको पिछला बैच मुकम्मल करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से कि एक सेट ऑफ पीपल क्वालिफाई करेंगे, अब दूसरे आ सकते हैं। सम सिचुएशन प्रोडक्ट एंड सम सिचुएशन द प्रोडक्ट्स बैच प्रोडक्शन इज ओनली रियलिस्टिक मेथड। बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें बैच प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास रास्ते क्यों नहीं होता। जैसे कि लोकल सैंडविच शॉप है, वहां पे सैंडविच एक एक करके बनाया ही नहीं जा सकता। वहां पे सैंडविच जो है सेट ऑफ सैंडविच एक ट्रे में बनेंगे, फिर दूसरी ट्रे आ जाएगी। प्रिपेयरिंग कुकीज, कुकीज के लिए आप देखते हैं कि एक ट्रे कुकीज की बनती है, वो फिर बेकरी में जाती है तो दूसरी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तो बास जगह पे ये मुमकिन ही नहीं होता कि हम बैच के अलावा कोई और चीज सोचें, तो ये बैच पे बैच ही काम करता है। अब जहां तक सवाल है टाइप्स ऑफ बैच मेथड का, तो बैच मेथड जो है इसके टाइप्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो एक है स्मॉल बैच मेथड। स्मॉल बैच मेथड में ये होता है कि विद स्मॉलर बैच मेथड we have increased flexibility and reduce inventory, so it would not every small business impress the concept of producing in a स्मॉल बैच। तो स्मॉल बैच लाजिम नहीं कि एक स्मॉल बिजनेस हर सूरत यही करे, लेकिन स्मॉल बैचेस में ये होता है कि कंपैरेटिवली हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और हम इनमें छोटे छोटे बैचेस में इनको लेकर चलते हैं। और फिर इसमें ये कि कॉस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं एडिशनल बैचेस की, वो बाज़-औक़ात आप कह सकते हैं एडिशनल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ जाती है, लेकिन स्मॉल बैचेस में ये होता है कि हम कस्टमर रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छी पूरी कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर बजाय इसके कि बहुत बड़ी तादाद में यूनिट्स एक बैच में शामिल किए जाएं, हम बहुत थोड़ी थोड़ी तादाद में जो है यूनिट्स को शामिल करते हैं। तो वैलिड रीजन ये है कि इसके अंदर जो है शुड नॉट प्रिवेंट द स्मॉल बैच फ्रॉम द स्मॉल बैच प्रोडक्शन। तो ये आमतौर पे वैलिड रीजन की ये होती है कि हम जो है वो बाज़-औक़ात बड़ा बैच प्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं होता, या ऑर्डर ही हमें इतना मिल रहा होता है, तो इसलिए हम छोटे बैचेस में इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जो लार्ज बैच मेथड है इसके अंदर हम जो है काफी बड़े बैच को ट्रीट करते हैं एट अ टाइम, और जब हम छोटे बैच को ट्रीट करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आती है, तो फिर बड़े बैच को ट्रीट करेंगे तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें ज्यादा मिलेंगी।
ठीक है। और बाय प्रोड्यूसिंग ए लार्ज साइज स्मॉल साइज कैन रिड्यूस देयर वेरिएबल कॉस्ट, तो हम इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और बल्क में परचेजिंग की वजह से हमें परचेज भी सस्ता मिलेगा, यानी इसमें भी हमें दोनों इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, एक प्रोडक्शन और दूसरी परचेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और फिर while seem like valid reason on the surface, there are additional cost hindrance arise from the producing in the large batches। बाज़ औक़ात इसके ऊपर हमें एक हिंड्रेंस आ जाती है कि बड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है कि एट ए टाइम जो हमारी टेम्पलेट है वो 3 नहीं 8 लगेंगी या 8 नहीं 10 लगेंगी। तो टेम्पलेट्स एट ए टाइम हमें ज्यादा चाहिए होती हैं। अगर हमें टेम्पलेट का मतलब डाई, तो डाइयाँ ज्यादा लानी पड़ेंगी, तो बाज़ औक़ात इसके सेंस में देखा जाए तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और लार्ज बैचेस जो है वो कम्स टू नीड टू कैरी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि बड़े बैचेस को कैरी करने के लिए हमें चेन भी बड़ा चाहिए और मटेरियल्स को मूव करने के लिए भी हमें ज्यादा जो है वो कैरिज चाहिए या मूवमेंट चाहिए। और ऑब्वियसली जब बड़े बैच में प्रोड्यूस करोगे तो वेयर हाउस भी बड़ा चाहिए, चूंकि आपने बड़ा बैच ट्रीट किया है तो वो चीजें थोड़ी देर रखनी पड़ेंगी, तो स्टोर रूम बड़ा चाहिए। और स्टोर रूम जो है वो अकेले स्टोर की कॉस्ट नहीं है, उसके अंदर आपका जो स्टोर का स्टाफ है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। तो हम वन बाय वन देखें तो लार्ज बैच जो है उसके अंदर दो फायदे बड़े मैंने गिनवाए, पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन और दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन परचेज। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि चूंकि बड़ा बैच है तो एक वक्त में 2 या 3 डाइयाँ नहीं चाहिए, हमें टेम्पलेट चाहिए कोई 10-15, तो कॉस्ट बढ़ेगी या इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो बढ़ेगी। लेकिन लार्ज बैच में एक और मसला ये आएगा कि मटेरियल की मूवमेंट बड़ी मिकदार में जो आगे पीछे ले जानी पड़ेगी, उस पर भी कॉस्ट बेयर करेंगे आप। और फिर उसके बाद ये भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कि जब बड़ा बैच ट्रीट होगा तो उसके लिए एक बड़ा स्टोर रूम चाहिए होगा जहां उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा, जिससे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी। दो सेंस में कि जब स्टोर बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा स्टोर का बढ़ता है, स्टाफ का खर्चा बढ़ता है, चूंकि स्टोर रूम खाली बिल्डिंग तो नहीं होती, जाहिर है रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, तो वो सारे खर्चात इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने बैच प्रोडक्शन को दो बातें की, पहली बात की कि यहाँ एक जॉब नहीं सेट ऑफ जॉब ट्रीट होती है एट ए टाइम। दूसरी बात मैंने इसके अंदर क्या की कि इसकी टाइप्स हैं और टाइप्स को मैंने ब्रेक किया दो हिस्सों में। एक मैंने टाइप बना दी कौन सी, स्मॉल बैच, और एक बना दी लार्ज बैच। अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे आपके साथ जी। तो हाफिज साहब एक आध पॉइंट की खैर है, वो आप जब उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो कोई एक आध पॉइंट कहीं स्किप होता है या तो वो फिर आप कर जाएंगे, उसको बड़ी बात नहीं। लेकिन ये कि डेफिनेशनल कॉन्सेप्ट एरर ना कीजिएगा, वो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है कि जब आप लार्ज बैच को ट्रेड्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली इन वेयर हाउस को भी मेंटेन करना, वहां एम्प्लॉयज भी चाहिए और वहां पे एक रिस्क ऑफ एक्सपायरी भी है। ये भी एक मसला है कि मैंने एक बड़ा सा बैच में चीजें बना के रख दी और वो मेटल की हैं तो उन्हें रस्ट भी लगेगा, जंग भी लगेगा और उनकी एक्सपायरी भी होगी। तो ये भी ज़हन में रखें। मैंने जो कॉस्ट गिनवाई थी, एक गिनवाई थी आपको स्टोर की, एक गिनवाई थी स्टाफ की, एक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज की, और यहाँ पे जो एक एग्जांपल और अभी मैंने लिखी थी मेरे जहन में नहीं थी वो ये थी, या एक और जो प्रॉब्लम लिखी थी वो ये थी कि यहाँ रिस्क ऑफ एक्सपायरी भी हो सकता है कि बड़ा बैच हमने बना के रख दिया लेकिन वो बिका नहीं या यूटिलाइज नहीं हुआ और उससे पहले पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो गया। तो बहुत सारे लेदर की चीजें होती हैं एक्सपायर हो जाती हैं, फाइबर की चीजें एक्सपायर हो जाती हैं, रबड़ की चीजें एक्सपायर हो जाती हैं। तो अगर ये ज्यादा हो तो फिर इसके अंदर ये मसला आ जाता है। लेकिन ये बात है कि लार्ज बैच में जो अभी पॉइंट आपके सामने आया है, बाय प्रोड्यूसिंग द लार्ज बैच वी आल्सो लिमिट द कंपनीज एबिलिटी टू मीट कस्टमर डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ थोड़ी लिमिट हो जाती है डिमांड वो इस तरह से कि एक बैच में एक करेक्टरिस्टिक्स है, कस्टमर को स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स मांगता है तो वो उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ हम जो है वो लिमिट कर देते हैं अपनी एबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी की होती है जॉब के अंदर के। जॉब के अंदर तो ये होता है ना कि वो कहता है जी ये पेंट कर दे, हम वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक बैच को एक ही पेंट हुआ होगा, लिहाजा ये फ्लेक्सिबिलिटी अब यहाँ पे उतनी नहीं होगी जितनी जॉब मेथड में थी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
पहला एडवांटेज तो ये है कि यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहरहाल है, उतनी नहीं जितनी के जॉब मेथड में थी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बहरहाल है। दूसरी बात यह कि इन्वेंट्रीज ऑफ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैन बी स्टोर्ड एंड कंप्लीटेड लेटर के जो भी चीजें हैं वो आप बनाते हैं, स्टोर करते जाते हैं और फिर बाद में उन्हें संभल करके मुकम्मल कर लेते हैं, इसलिए आपके पास जो है वो इजीएस्ट चांस होता है कि इसको आप इस आसानी से मुकम्मल कर सके। Some situation product and batch of production is only realistic method। बात सिचुएशन में ये रियलिस्टिकली एक ही मेथड होता है हमारे पास, जैसे मैंने कहा है बेकरी की सैंडविचेस हैं, कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं, डोनट्स हैं, तो यहाँ पे तो तरीकाकार यही होता है, तो फिर उसी तरीके के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। और एक इसके अंदर ये भी है कि हम हमारे पास अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो एक बंदा एक जगह एक बैच को ट्रीट कर रहा है तो हम दूसरों को किसी और काम पे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स की तरफ अगर आते हो, डिसएडवांटेजेस, तो मेकिंग मैनी स्मॉल बैचेस कैन बी एक्सपेंसिव। अगर बहुत ज्यादा स्मॉल बैचेस बनाओगे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा ये मामला। ठीक है जी। जी बच्चों एक मिनट मैं जरा क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन शायद कोई आया है। जी एक मिनट, मेरे पास स्क्रीन स्मॉल बैच से आगे नहीं गई। हाफिज साहब स्मॉल बैच से आगे स्क्रीन नहीं गई। लेट मी ऐसा करते हैं, हम इसको शेयर दोबारा कर देते हैं आपके साथ। तो लेट स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर शेयर कर देते हैं। तो सम टाइम आपके इंटरनेट में मसला आ जाता है। वैसे मेरे पास आज जो इंटरनेट है मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये बहुत अच्छा इंटरनेट है, इसमें चांसेस कम है कि मेरी तरफ से कोई फ्लॉ है। उसकी वजह ये है कि ये फाइबर ऑप्टिक बेस्ड नेटवर्क है, यहाँ पे हमारे एरिया में लगा था, तो मैंने 3-4 लोगों से फीडबैक लेके इसे लिया है। इसमें एक ही फेलियर का चांस हो सकता है कि मेरा जो वाईफाई है वो जिस जगह मैंने कनेक्ट किया हुआ है वहाँ लाइट चली जाए, लेकिन लाइट गई तो पूरी तरह से काम कट ऑफ हो जाएगा। गलती से मैंने स्विच उसका मैंने देखा, मैंने यूपीएस में नहीं लगाया, तो ये एक रीजन हो सकती है। बाकी जो है ये नेट बड़ा आउटस्टैंडिंग है, इसकी स्पीड बड़ी आउटस्टैंडिंग है, मैंने चेक की। और ये इसलिए लिया था कि मुझे ऑनलाइन लेक्चर देने हैं, तो उसके लिए मुझे एक फर्स्ट क्लास जो है इंटरनेट चाहिए। और मेरे पास स्टैंड बाय वैसे 2 और भी इंटरनेट होते हैं। जब वैसे इत्तेफाक की बात ये है कि जब एक इंटरनेट खराब होता है तो दूसरा भी खराब हो जाता है। मेरा ख्याल है जो मेन हब है वहां पे शायद ये सारे एक जैसे होते होंगे। अच्छा एनीवे बैक टू द पॉइंट। अब बच्चों मैं जरा एडवांटेजेस की पहले बात कर रहा था कि पहली बात तो ये कि एक बैच से दूसरे बैच पे जाते हुए हम चेंजेस कर सकते हैं, लिहाजा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक बैच और तरह का दूसरा बैच और तरह का। कभी आप देखिए जो फाइटर जहाज बने हुए होते हैं उसके ऊपर बैच लिखा होता है कि ये जो JF-17 थंडर है ये उनका दूसरा बैच है, ये तीसरा बैच है, ये चौथा बैच है। तो हर बैच के अंदर पहले वाले बैच की निस्बत कुछ रद्दो बदल हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। दूसरी चीज ये है कि इन्वेंट्रीज ऑफ अ पार्ट फिनिश गुड कैन बी स्टोर्ड एंड कंप्लीट लेटर। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होती है कि कुछ पार्ट्स बन के इस्तेमाल हो गए, कुछ पड़े हुए और मुकम्मल हो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी वहां से निकाल के लगा लेंगे, तो असेंबलिंग में भी आसानी है। अच्छा जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा असेंबल करके आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। सम सिचुएशन एंड प्रोडक्ट बैच इज द ओनली। अब बात सिचुएशन ऐसी है जहां बैच के अलावा हाल ही कोई नहीं, बेकरी की मिसाल मैंने दे दी, सैंडविचेस हैं, डोनट्स हैं, ऐसे बनते हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर मेरे पास 10 वर्कर हैं और मैं एक बैच पे एक वर्कर बिजी है, मुझे नजर आ रहा है बाकी के 9 का क्या करना है, तो मैं उन्हें बाकी बैच वर्क जाहिर है जो पीछे चल रहे हैं तो उनको किसी और बैच के किसी और बैच के काम पे लगा देंगे कि वो इधर काम कर लें वो उधर कर लें। इस तरह हमें एट अ टाइम वर्कर्स को इंगेज रखने का मौका मिलेगा जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर बैच बहुत छोटे पड़े तो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेथ हो जाएगी, यानी एक्सपेंसिव हो जाएगा मसला। और अगर रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम करनी पड़े हर दफा, तो हर दफा मशीन को रीसेट करने में रिसोर्सेज और टाइम खासा वेस्ट होगा। और फिर प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूजेस अ लॉट ऑफ स्पेस। तो जो एक से एक इक्विपमेंट है उसने एक बैच ट्रीट कर लिया और अगला बैच अभी आपने नहीं भेजा, तो उतनी देर वो आइडल या तो चलता रहेगा या वो फारिग पड़ा रहेगा, तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी या उससे हमारा ये जो यूटिलाइजेशन है ये ज़ाया होगा चीज़ का कि चीज़ फारिग पड़ी है। और लेबर रिक्वायर्ड टू मूव आइटम फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, तो इसके लिए एक लेबर चाहिए होगी जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चीज़ों को लेकर जाएगी।
ठीक है। और इफ प्रोडक्शन रन डिफरेंट, देयर मे बी एडिशनल कॉस्ट एंड डिलेज इन प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट प्रिपेयर करने में और इसमें कॉस्ट बढ़ सकती है अगर हम ये कहें कि हर जो स्टेज है या हर जो बैच है वो बड़ी डिफरेंट जगह से होके आता है, तो बीच में गैप लूप्स भी हैं, डिलेज भी आते जाएंगे, तो उससे फिर कॉस्ट हमारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दो जो है नुमाया फर्क है, एक एडवांटेजेस के वाले से बात होगी, एक डिसएडवांटेजेस से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके साथ हम जो है जी, बात करते हैं आपके साथ हम फ्लो प्रोडक्शन मेथड। अब ये तीसरा मेथड है। देखिए फ्लो प्रोडक्शन मेथड, इससे पहले मैंने सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन मेथड किया जिसके अंदर एक ही जॉब आती है, पहले उसे एक ही जॉब को हम करते हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक प्लाजा बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। दूसरे में मैंने बैच लिया जिसके अंदर चंद एक यूनिट इकट्ठे बना के एक बैच मुकम्मल करते हैं, फिर दूसरे बैच को इकट्ठा ही टेक ओवर करते हैं और इकट्ठा ही मुकम्मल करते हैं, एक बैच मुकम्मल होने पर दूसरे बैच को टेक ओवर करते हैं। तीसरा मेथड अब बात हो रही है फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में ये होता है कि यूनिट्स कॉन्टिन्यूसली ट्रीट होते चले जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्रीट होते चले जाते हैं, इसे हम मास प्रोडक्शन का भी नाम देते हैं। अब जो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि फार्मेसी की मिसाल ले लेते हैं, वो जरा प्लीज इस पिक्चर को देख ले कि ये इंजेक्शंस बन रहे हैं आपके सामने, ठीक है, और बॉटल्स बन रही हैं। इंजेक्शन भी ऐसे ही बनते हैं, मैं अभी आगे चल के तस्वीर आपको दिखाता हूँ, वो भी मैंने लगाई थी ताकि आपको समझा सकूं। तो ये बॉटल्स पैक हो रही हैं, तो इसमें इसी तरह इंजेक्शंस पैक हो रहे होते हैं, इसलिए वहां पे भी फ्लो प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जो फ्लो प्रोडक्शन है ऑफन नोन एज मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन सच एज इन द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, people use in all the time, but it cannot be efficiently stored, there is no choice, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बिजली बनती जाती है और आती जाती है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे बिजली का निजाम मुअत्तल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, तो इसमें कोई दूसरा चांस नहीं है। ठीक है जी, हाँ आपकी कोई छोटे लेवल पे कोई यूपीएस वगैरह बिजली स्टोर कर लेते हैं, लेकिन वो भी रिप्रोड्यूस होती है दोबारा फिर उससे उसके साथ, लिहाजा इसमें फ्लो प्रोडक्शन ही काम करती है। इन दी अदर वर्ड सेम बैच मेथड बट आइडल प्रोडक्शन एंड बैच क्यूइंग इज एलिमिनेटेड है। समझ लीजिए अगर आप इसे बैच प्रोडक्शन ही कह लें तो आप कह लीजिए कि बैच कॉन्टिन्यूसली आते जा रहे हैं, कोई भी बैच एट ए टाइम बीच में स्टॉपर नहीं ले रहा, और चूंकि स्टॉप नहीं आ रहा इसलिए बैच में क्यूइंग हो गई है, यानी बैच की क्यू लगा दी जाए, वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। कि जैसे ये बॉटल्स है, आप समझिए 12-12 एक एक ट्रे में जा रही हैं, लेकिन ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस आ रही हैं, तो मैं इसको फ्लो मेथड कहूंगा, चूंकि इसके अंदर एक बैच से दूसरे बैच में कोई गैप नहीं आ रहा, इसलिए बैच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है और ये कॉन्टिन्यूसली आगे चलती जा रही हैं, बिल्कुल कपड़े के रोल की तरह। अब जो दोस्त मेरे टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, अगर मैं उन्हें याद कराऊं तो कभी आप फैसलाबाद चले जाएं, और एक्सपोर्ट हमारी होती है बहुत ज्यादा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, आप वहां जाके देखें, या आप निशात में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो कपड़े का रोल प्रिंट हो रहा होता है वो स्मूथ फ्लो में हो रहा होता है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि एक डिजाइन खत्म होने पे दूसरा डिजाइन दोबारा लगता है, लेकिन अब तो कंप्यूटर आ गया है, बीच में गैप नहीं होता, आप पहले ही तय कर देते हैं कि इतने रोल इस डिजाइन के बनाने हैं, इतने रोल इस डिजाइन के बनाने हैं, गैप आता ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक मशीन चलती रहती है और नए से नए प्रिंट खुद ब खुद प्रोग्रामिंग होती रहती है और वो चलते रहते हैं, ब्रेक नहीं आता। इसलिए पहले किसी जमाने में आप कह सकते हैं कि उसमें बैच का कॉन्सेप्ट होता हो शायद, कि जी एक डाई लगाई, फिर प्रिंटिंग हुई और फिर उसके बाद डाई चेंज की, तो ये एक बैच मुकम्मल हो गया, दूसरा बैच आ गया। लेकिन अब जो ऑटोमेटिक मशीनरी आई है वो तो सॉफ्टवेयर पे ही लेती है डिजाइन, और सॉफ्टवेयर से ही सारा ट्रीट हुआ होता है, पहले से ही तय हो जाता है कि 100 रोल इसके मुकम्मल करने के बाद 150 इसके करने हैं, 200, तो कॉन्टिन्यूस ही चलती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां बैच का कोई चक्कर नहीं है, वो भी फ्लो प्रोडक्शन हो गई है। अच्छा, अब फीचर ऑफ फ्लो प्रोडक्शन क्या है, तो फीचर ऑफ फ्लो प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसके फीचर्स क्या है। अच्छा, अब अगर हम इसके फीचर्स पे चलते हैं तो सबसे पहला फीचर जो हमें इसमें नजर आता है वो ये नजर आता है, नंबर 1 जी, कि continuous production is perfect for a product for which there is a high demand। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा हाई है उसमें ब्रेक लेने क्यों है, बेहतर यह है कि उसके अंदर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती रहे, प्रोडक्शन मुसलसल चलती रहे, 1 मिनट के लिए भी उसके अंदर ब्रेक ना आए।
दूसरी चीज जो है, फॉर द प्रोडक्ट दैट आर वेरी सिमिलर एंड आर मेड इन सिमिलर मैनर, वो प्रोडक्ट जो सिमिलर हैं और सेम मैनर में चलते हैं, उसके अंदर तो हमें फौरी तौर पे क्या चाहिए कि यही तरीकाकार पिक कर लेना चाहिए, इससे हम बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मास मार्केट देन अल्टरनेटिव। जब मास मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो फिर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड हमारे पास रहता ही नहीं है। मोस्ट एफिशिएंट यही रहता है, जब आप एक प्रोडक्ट पूरी बड़ी मार्केट को, मास मार्केट होती है कि हर एक के आगे बेचना है, और असल में मार्केटिंग टेक्निक दो होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक मार्केट कह लें या सेगमेंटेड मार्केट कह लें। उसके अंदर ये होता है कि आप किसी खास सेगमेंट के लिए चीज बनाते हैं, वो सेगमेंट ही उसे खरीदता है, तो आप कहते हैं सेगमेंटेड मार्केट है। लेकिन मास मार्केट ये होती है कि एक प्रोडक्ट पूरी मार्केट को ऑफर करते हैं, जो मर्जी जो कस्टमर जो पे कर सकता है वो खरीद ले, तो ऐसी मार्केट को हम मास मार्केट कहते हैं। तो जब आप बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट मेथड जो होता है वो फ्लो प्रोडक्शन मेथड ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लो प्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ आइटम। इसके अंदर मुसलसल आइटम्स जो है वो मूव करती रहती हैं, एंड दिस मींस दैट व्हेन वन टास्क इज फिनिश, जब एक टास्क फिनिश होगा, मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली द नेक्स्ट वन, एक टास्क खत्म होते ही दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा, लिहाजा गैप बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए तो हम इसको फ्लो प्रोडक्शन का नाम देते हैं। और फ्लो प्रोडक्शन जो होती है इन्वॉल्व यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन सच एज इन कार मैन्युफैक्चरिंग, where doors, engines, bonnets and wheels are added to chassis as it's move along the assembly line। तो assembly line में आती जाती हैं और ये चीजें जुड़ती चली जाती हैं। अब मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन एक जगह पढ़ा था कि जो प्लांट टोयोटा का जो है वो एडवांस कंट्रीज में मास प्रोडक्शन में होता है, पर्टिकुलरली जापान में, तो वहां पे कहते हैं कि हर 1.5 मिनट बाद एक गाड़ी जो है वो असम्बल होकर तैयार होकर निकल रही होती है, और पूरे इस अमल में कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ पार्ट्स को एक जगह रखने तक ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर टायर्स हैं, बैटरीज हैं, बाकी सारा काम रोबोटिक्स के जरिए हो रहा है और कंटिन्यूसली होता जा रहा है, रोबोट जो है वो करते चले जा रहे हैं। और उसके अंदर ये भी एक्यूरेसी की एक वजह ये भी होती है कि ह्यूमन बीइंग आमतौर पे भूल जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे हमने टाइड अप की थी, पुल अप की थी, लेकिन रोबोट्स जो है वो नहीं भूलते कि कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है। और उनका एक जगह हाथ जब पेंट करके जाता है तो उन्हें पता होता है यहाँ तक मैंने पेंट कर लिया है और आगे मुझे पेंट अब नहीं करना। तो वो फिर अल्टीमेटली जो आप कह सकते हैं कि वो सारे का सारा जो है वो काम करते हैं, तो अब वो रोबोटिक्स के जरिए सारा मैनेज होता है। ठीक है जी। तो दूसरी चीज ये है कि इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन फर्म लुकिंग टू प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ सिमिलर आइटम। ए सिमिलर आइटम है, बड़े वॉल्यूम बनानी है तो ये आइडियल है। और सम ऑफ द बिग ब्रांड नेम्स दैट हैव कंसिस्टेंटली हाई डिमांड फॉर मोस्ट सुटेबल, तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जिसको हम कह सकते हैं कि वो इसी मेथड के तहत करते हैं हमारे मुल्क में। इसकी एग्जांपल जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज्यादा आती है, जिसके अंदर चिप्स के प्रोड्यूसर्स हैं, कैंडीज के हैं, और इसके अलावा जो है आपके बिस्किट्स के प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये सारे जो है फ्लो प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। बिस्किट फैक्ट्री हो गई या चॉकलेट या पीनट फैक्ट्रीज हो गई, या फिर इसकी जो है आप कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली चिप्स वगैरह हैं, वेव्स इसके लेस के, ये सारे फ्लो मेथड को ही फॉलो करते हैं। टेक्नोलॉजीज फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग है मेड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, तो अब जो मोल्डिंग टेक्निक्स है वो भी ज्यादा एफिशिएंट इसी तरह से है, प्लास्टिक पार्ट्स के हवाले से और बाकी चीजों वाले, वो भी अब फ्लो मेथड को ज्यादा फॉलो करते हैं। अब सवाल आ जाता है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का। फ्लो मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर ज्यादा मशीनें और लेस वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। अब ज्यादा मशीनें और लेस वर्कर इन्वॉल्व होंगे तो अल्टीमेटली इसका जो है आइडियल होती है फॉर लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज, ये उन कंट्रीज के लिए आइडियल है जिनमें ज्यादा आबादी नहीं है और लोग जो है तादाद में थोड़े हैं। तो पर्टिकुलरली स्वीडन हो गया, जापान हो गया, या ये जो मुल्क है जहाँ आबादी थोड़ी है तो वर्कर है ही नहीं, तो अब वर्कर नहीं तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत आइडियल है कि एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड आप करो जिसमें मशीनें लगी हो, मजदूरों की जरूरत ही ना हो, तो उनके लिए आइडियल है। दिस मीन्स दैट इट यूजेस अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मशीनरी या हाई प्रोपोर्शन ऑफ मशीनरी यूज करते हैं।
तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ मशीनरी यूज करेंगे तो जाहिर है कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। आल्दो कैपिटल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। द एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट a high number of production can roll off assembly lines at a very low cost। वही बात होगी कि आप बहुत बड़े वॉल्यूम में चीज बना सकते हैं लो कास्ट पे, लेकिन शुरू की आपकी असेंबली कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। दिस इज बिकॉज असेंबली कॉस्ट ऑफ प्लांट ज्यादा हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कैन कंटिन्यू एट द नाइट ओवर द वीकेंड। हो ये जो प्रोडक्शन है ये दिन और रात जारी रहती है, 24 आवर प्लांट चलता रहता है, इसलिए इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल जाते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाती है। हाँ, डिसएडवांटेजेस को अगर देखते हैं तो मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि विद सो मेनी मशीनरी इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस। के अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई चेंज लानी हो, प्रिंट बदलना हो, डिजाइन बदलना हो, तो आपको एक लंबे अमल से गुजरना पड़ता है, चूंकि उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस को आपको डील करना पड़ता है। दिस मेक्स प्रोडक्शन इनफ्लेक्सिबल। आपके लिए प्रोडक्शन थोड़ी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है और सिमिलर स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोडक्शन करना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि समटाइम मुश्किल हो जाता है आपके लिए, चूंकि इंडिविजुअल टेस्ट के को टैली कैसे करें आप, चूंकि आप तो एक स्टैंडर्ड पे चीज बना रहे हैं, आप कस्टमर कहता है मेरे टेस्ट के मुताबिक इसमें रद्दो बदल करें, तो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर मैं रेडीमेड जीन्स खरीदने जाऊं या रेडीमेड पैंट खरीदने जाऊं तो वो मुझे कहेंगे सर हमारे पास 3 साइज है, 36, 38, 40, इसमें से कोई आपको आती है तो आप पहन लें। अब अगर मेरी वेस्ट 37 है और वहां अवेलेबल है 36 और 38, तो यहाँ तो मुझे थोड़ी टाइट पैंट पहननी पड़ेगी 36 वाली, या मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बेल्ट यूज करनी पड़ेगी, 38 को पहनना पड़ेगा, 1 इंच बड़ी पैंट पहननी पड़ेगी। और इसकी वजह उसकी ये है कि ये लोग जो हैं ये टेलर्स नहीं करेंगे मेरी जरूरत के मुताबिक, इसलिए इंडिविजुअल टेस्ट के मुताबिक देखा जाए तो ये जरा डिफरेंट है। एक और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि फ्लो प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा यू कह सकते हैं मोनोटोनस है। वर्कर्स के इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, एक ही साउंड है, एक ही मशीन है, तो उसके लिए कोई खास क्रिएटिव वर्क नहीं होता। लेकिन एक और बात यह है कि ये जो मास प्रोडक्शन मेथड है, फ्लो प्रोडक्शन मेथड है, ये आइडियल है, एडवांटेजेस है उन कंट्रीज के लिए जिनकी आबादी थोड़ी है। लेकिन जिन मुल्कों की आबादी या पॉपुलेशन काफी ज्यादा है उसके लिए हरगिज आइडियल नहीं, चूंकि ये तो बेरोजगारी ले आएगा वहां पे, चूंकि मजदूरों को मशीनें क्या करेंगी, रिप्लेस कर देंगी, और जब मजदूरों को मशीनें रिप्लेस कर देंगी तो आप क्या करेंगे, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये एक मसला वहां पे हो सकता है। तो ये है इसके जो डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, तो एडवांटेज क्या है, एक दो रिपीट करते हैं। एडवांटेज ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है, उन मुल्कों के लिए अच्छा है जिनकी आबादी थोड़ी है। दूसरी बात यह है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व है असेंबली लाइन के अंदर, लिहाजा काम एक स्टैंडर्ड और स्मूथ होता रहेगा। अलबत्ता यह है कि बहुत बड़े कॉस्ट में क्योंकि ये ट्रीट करेगा दिन रात, तो कॉस्ट इसकी जो है वो काफी कम हो जाएगी, पर्टिकुलरली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि मेन डिसएडवांटेज तो ये है कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में मामूली सा रद्दोबदल भी करना है तो प्लांट को चेंज करो, टेम्पलेट्स को चेंज करो, प्रोसेस को चेंज करो, बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा ये है कि कस्टमर की इंडिविजुअल केयर नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि मेरी वेस्ट 37 है, अब 36 पहनूं या 40 पहनूं, वहां पे यहाँ 36 मिलेगी या 40 मिलेगी, स्पेशली मेरे लिए जो है वो पैंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि जो है वो फ्लो प्रोडक्शन जब होती है तो ये थोड़ी सी बोरिंग होती है आपके वर्कर्स के लिए। उसकी वजह ये है कि वो एक ही स्पीड से काम होता जा रहा है, उन्हें सिर्फ वॉच आउट करना है, कोई क्रिएटिव वर्क उनके लिए नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एक दफा एक बंदे से किसी ने पूछा कि यार तुम यहाँ काम करते हो तो तुम्हारा नॉर्मल काम क्या होता है, कहते जी मुझे इतना पता है कि जब ये वाला बीप बोलता है तो मैं रेड लाइट ऑफ करके ग्रीन ऑन कर देता हूँ, बस मेरा इतना काम है। चूंकि बाकी बात का उसे पता ही नहीं है तो इसलिए आज काफी मोनोटोनस सा वर्क हो जाता है। लेकिन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज के साथ ये जुल्म है, चूंकि उसकी वजह ये है कि अगर सारा काम आप मशीनरी से लेंगे तो जाहिर बात है जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे आप, उनको आप कहाँ लेके जाएंगे, तो उन बेचारों के लिए मुश्किल हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ जाएगा। तो अब यहां तक मैंने तीनों मेथड जो है वो एक्सप्रेस कर दिए। तो मैं अब आप बच्चों से पूछता हूँ कि यहाँ तक आपको कितनी समझ आई है। मेरे पास इस वक्त जो है वो ऑनलाइन है 20 स्टूडेंट्स हैं तकरीबन, तो पूछते हैं ना
कि जनाब जो है कितनी को समझ आई है आपको? अरूज आसिम है, अनवार अहमद है, बिलावल है, उसामा है, सादिया हबीब है, मोहम्मद आजम है, तो हिना है, मोहम्मद हसीब है। तो ये बच्चों से ज़रा पूछते हैं कि अभी तक आपको कितनी समझ आई है। तो जी शाबाश। जी बच्चों, जी कुरतुलैन बच्चे, आप कमेंट्स में मुझे जो है वो कह सकते हैं। कोई सवाल है आपका तो बताइए। जी जी हाफिज साहब, मैं एक दफ़ा इसको शॉर्ट रिवीजन आपको देता हूँ। जी ठीक है बच्चों, तो मैं एक शॉर्ट सा रिवीजन आप बच्चों को देता हूँ। देखिए, शॉर्ट रिवीजन में ये है कि जो जॉब मेथड है उसके अंदर हम एक एक जॉब को लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक पर्टिकुलर सूट स्टिचिंग के लिए आ गया, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनने के लिए आ गया, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग डिज़ाइन होने के लिए आ गई। तो ये हम कहते हैं है जॉब मेथड। दूसरा मेथड जो है वो बैच मेथड है। बैच मेथड में ये होता है कि एक सेट ऑफ गुड्स आ जाती हैं जिसको आप पहले तैयार करते हैं, तो फिर दूसरी सेट ऑफ गुड्स बनानी शुरू कर देते हैं। 6-6 का सेट आ जाए, 12-12 का सेट आ जाए, और एक सेट से दूसरे सेट में थोड़ा गैप हो, तो हम इसको कहते हैं ये बैच प्रोडक्शन है। एक बैच मुकम्मल हो गया, दूसरा बैच होता है। और इसकी मिसाल मैंने बेकरी की दी कि एक डोनट्स का सेट बन के जाता है एक ट्रे में, तो दूसरी ट्रे थोड़ी देर बाद आ जाती है। एक मैंने मिसाल दी यूनिवर्सिटी की कि एक बैच ऑफ स्टूडेंट पढ़ के चला जाता है, तो दूसरा बैच आ जाता है। तीसरी जो मैंने मेथड पढ़ाया वो फ्लो प्रोडक्शन है, जिसको मैंने मास प्रोडक्शन का नाम दिया। और मास प्रोडक्शन के हवाले से मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये फ्लो प्रोडक्शन है जिसमें बैचेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कंटिन्यूसली चीजें आती रहती हैं और ट्रीट होके जाती रहती हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो ये है आपका जो सारा मामला है। जी बच्चों, अब इसके अंदर हम ये कर लेते हैं कि हम आपके साथ कुछ थोड़े से सवालात कर लेते हैं, उससे थोड़ी बात समझ भी आ जाएगी मुझे भी। तो डैश इज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर द प्रोडक्ट आर मेड एज स्पेसिफिक ग्रुप आर अमाउंट विद इन ए टाइम फ्रेम। तो मैं इसके लिए कौन सी ऑप्शन लूंगा? आप में से कोई बच्चा मुझे गाइड करेगा? जी शाबाश। तो जी बच्चों, गैस कर दीजिए, कोई बात नहीं, तुक्का ही लगा दें, चलें, कुछ तो समझ आएगी ना, तुक्का लगाने से बात की समझ तो आती है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल सही कहा आपने। होता ये है कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे मकसद है बैच प्रोडक्शन। हाफिज साहब, आपने गड़बड़ ये की है कि आप देखिए यहाँ पे, आपको जरा सेंटेंस को पढ़िए, दूसरी लाइन में देखिए, ग्रुप आर अमाउंट्स मेड एज स्पेसिफिक ग्रुप आर अमाउंट्स, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अमाउंट चीजों को ट्रीट कर रहे हैं। तो जब ग्रुप को ट्रीट कर रहे हैं तो इट्स बैच। अच्छा, दूसरा सवाल, Dash can go through a series of steps in a large manufacturing process to make the final desired product. जी, तो आप बिल्कुल ठीक पहुंचे। यहाँ पे काफी सारे बच्चों का जवाब आया। रुतबा ने आंसर किया है, मोहम्मद बिन उसामा ने जवाब दिया है, हमजा ने दिया है, अरूज ने दिया है, अब्दुल रहमान ने दिया है मुझे जवाब। और इनका जो जवाब है यहाँ पे, वी कैन से डेट, मेरी तरफ जो आंसर है वो है
स्टिल इट इज बैच प्रोडक्शन, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप इन ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होकर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो है इन्वॉल्व प्रोडक्शन कस्टम वर्क, सॉरी, इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग कस्टम वर्क सच एज वन ऑफ प्रोडक्ट जो है फॉर अ स्पेसिफिक। आप पिछले सवाल को छोड़ दीजिए, नए सवाल पे फौरन आ जाइए ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। Involve producing custom work such as one of product for a specific custom or small batch of work in quantities usually less than those of mass market products। जी शाबाश। इसमें आप क्या कहेंगे, किसको पिक करेंगे? शाबाश। तो मेरे पास आंसर जो है वो काफी सारे बच्चों का आया है। जी शाबाश। जी, तो यहाँ पे जो आंसर आपको देना चाहिए, दैट्स, आप कह सकते हैं इट्स अ जॉब मेथड, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आई थिंक मैंने ऑप्शंस गलत लगा दिए इनके। मैं एक दफा इनके ऑप्शन करेक्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोगों के जवाब सही आ रहे हैं मेरे पास, और मैंने इनके लगता है ऑप्शन गलत लगा दिए, तो मैं इनको एक दफा चेक कर लेता हूँ, फिर आपसे बात कर लेंगे। लेकिन एक दफा आप सारे इसके जवाब लिख लीजिए, एक दफा नेक्स्ट टाइम इनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इंडिविजुअल जॉब्स आर डन इन ए सीक्वेंस आल्सो नोन एज मास और लाइन प्रोडक्शन। मास और लाइन प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या हो सकता है जी? ये तो सबको पता लग गया होगा। मास प्रोडक्शन या लाइन प्रोडक्शन का दूसरा नाम जो है वो फ्लो प्रोडक्शन होता है। Repetitive manufacturing is an approach to discrete manufacturing that contrasts with a batch product। तो contrast किया जाए batch product के साथ, तो definitely this is you can called फ्लो। तो इसको मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने कंपोजिंग में एरर कर दिया है, सवाल मैंने लिखे हैं और फिर बनाए तो कहीं कंपोजिंग एरर कर दिया है, तो इनको मैं रेक्टिफाई करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप साथ दोबारा डिस्कस करेंगे इनको, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। मंडे, अच्छा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा आज, और 2 दिन से मैं आ रहा था ऑनलाइन, अनफॉर्चुनेटली कोई मुझे पता नहीं था, तो फिर लेक्चर हुआ नहीं, मैं तो वेट करता रहा। येट एनीवे, तो कल इंशाल्लाह जो है हम सॉरी, अब मंडे को आपसे साथ मुलाकात होगी। तो तब तक आप जो है 3 चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर देता हूँ। एक बैच प्रोडक्शन, एक आपकी जो है ये जॉब प्रोडक्शन, और एक फ्लो प्रोडक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। हाँ, इससे पहले जाने से पहले आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा? कैन यू गिव सम फीडबैक? Thank you very much for your feedback. Most of the students said it's okay and really enjoyable according to Hafiz Shahab, and other students said it's, असल में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं तो पढ़ने में भी ढूंढने में भी टाइम लग जाता है मुझे। ये जो आपका जो है ये जो है आपका नोट पैड जो है, इट्स वेरी स्लो। आपका बस ऐसा होता है, मैं सवाल से आगे निकल जाता हूँ, मुझे तब आपका जो है वो फीडबैक आ रहा होता है। एनीवे, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।